नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी। आज है चैप्टर 3 का पार्ट 1। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी सेवाओं और अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहते हैं। अब देखिए यहाँ समझिए, एक वर्ष में मतलब कि एक निश्चित समय अवधि में, निश्चित मतलब कि एक वर्ष, और उत्पादित सभी सेवाओं और अंतिम वस्तुओं, कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे देश में सेवाएं भी दी जाती है और वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, लेकिन अगर हम आकलन करेंगे उत्पादन के हिसाब से तो वो तो प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर धन के रूप में करेंगे तो उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो इनकम हम आमतौर पर कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। तो ठीक वैसे ही मौद्रिक मूल्य के योग, यानी मौद्रिक मतलब कि वित्त, धन, मूल्य मतलब कि जो मूल्य है उसका, और उसके सबको मिला के अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। चाहे कोई भी कंट्री हो, एक बाउंड्री के अंदर जितनी भी सेवाएं दी जाती है, अब देखिए सेवाएं का मतलब कि कोई अलग अलग फील्ड से जुड़ा है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है ना। तो अलग अलग क्षेत्र में सेवाएं दी जाती है, तो उसके एवज में उन्हें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है हर साल, हर महीने, ठीक है। हर महीने उनको सैलरी दी जाती है, एक साल में उनका पैकेज होता है। तो वो क्या करते हैं? धन अर्जित करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। और उत्पादन, अंतिम वस्तु मतलब कि टोटल जितना भी मतलब एक साल में प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी हो सकता है, आलू हो सकता है, कृषि से संबंधित हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, आटा हो सकता है, कुछ भी। तो ये सब मिला के जितना उत्पादन होगा, जितनी सेवाएं दी जाएंगी, उन सबको मिला करके उसके मौद्रिक मूल्य का योग अगर हम करेंगे तो हम नेशनल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम से ही उसके अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है कि वो देश कैसा है, कितना मजबूत है। यह देश की अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक वो देश मजबूत होगा, क्योंकि उसकी इनकम सबसे ज़्यादा है ना। और अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त चित्र प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब ये है कि जब इनकम अच्छी हो रही है तो देश में सब कुछ, सारे संसाधन मौजूद रहेंगे, और अन्य कंट्री से उसमें अलग व्यवस्था होगी। जैसे इस समय है जापान है, देखने में छोटा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर हर एक संसाधन मौजूद है। वहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगला है, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जब विदेशों से भी जो पैसा आ रहा है वो भी इसमें काउंट किया जाता है। वो भी तो एक तरीके का आय ही है। आप लोग कमाते हैं या फिर कुछ सामान बेचते हैं, पैसा आता है तो कहते हैं ना कि इनकम हो गई। तो जाहिर सी बात है, अगर कंट्री में पैसा आ रहा है तो वो भी इनकम ही है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय पढ़ना क्यों जरूरी है। चाहे कोई भी देश हो, वहाँ उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग और उस देश के लोगों के मिलने वाले आर्थिक कल्याण के विषय में जानने के लिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन का पढ़ना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि उस कंट्री की मजबूती क्या है, वो कंट्री कहाँ तक जाने वाला है, मतलब कितना और डेवलप होने वाला है ना। नेशनल इनकम से वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम कैसी है, ये पता चलता है नेशनल इनकम से ही। आय ज़्यादा, सुख सुविधाएं ज़्यादा, आय कम तो सुख सुविधाएं कम, ठीक है। आइए जानते हैं इतिहास, इसके इतिहास के बारे में। भारत में सबसे पहले वर्ष 1863 में, यानी 158 साल पहले आज से, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने सोचिए 1863 में उन्होंने
आकलन करने का प्रयास किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना कर प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये आकलन की थी और उसी हिसाब से प्रति व्यक्ति के हिसाब से जितनी भारत की उस समय जनसंख्या थी उस हिसाब से आकलन किया था कि हमारे भारत की आय इतनी है, नेशनल इनकम इतनी है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में तत्कालीन सरकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। सरकार ने 1949 में गठन किया जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ये गठन इसलिए किया गया ताकि हमारी कंट्री का एक्चुअल इनकम पता चल सके, है ना। ये पता चल सके कि इंडिया में कितनी इनकम हो रही है पूरे कंट्री की। डी.आर. गाडगिल तथा वी.के. राव को इसका सदस्य नियुक्त किया गया। साइमन कुजनेट्स इसके सलाहकार नियुक्त हुए थे। किसके? राष्ट्रीय आय समिति के। राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर ही 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली अस्तित्व में लाने के लिए विचार किया गया था। हर साल 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यही कारण है कि हर साल 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। वो उसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय आय समिति के। सी रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, समिति थी, उसके बाद 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। यह आयोग भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देता है। सॉरी, यहाँ पर 2020 नहीं है, ये 2000 है। सॉरी, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये 2000 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। यह आयोग भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देता है। इसके बाद 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर चुने गए। अभी हमने देखा राष्ट्रीय आय, अब देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखा, नेशनल इनकम अकाउंट। सभी देश उत्पादन, उपभोग एवं वितरण से संबंधित विवरण रखते हैं। कितना उत्पादन हुआ, कितना उपभोग किया गया, कितना वितरण किया गया, इसका वो रखा जाता है, ठीक है, पूरा आंकड़ा। तो यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जो होते हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण से संबंधित, तो उसी को राष्ट्रीय आय लेखा कहते हैं। रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। जैसे राजकोषीय वर्ष, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रिकॉर्ड बना के रखा जाता है 1 साल का। ठीक वैसे ही बजट वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रखा जाता है रिकॉर्ड। कृषि वर्ष का 1 जुलाई से 30 जून तक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक ही होता है, यानी कि फिर जब जुलाई आएगा 30 जून के बाद 1 जुलाई, तो फिर एक नया कृषि वर्ष स्टार्ट हो जाएगा उसका रिकॉर्ड। राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। राष्ट्रीय आय लेखा जो है अकाउंट्स है, नेशनल इनकम अकाउंट्स, इससे अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और यह कई क्षेत्रों की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा राजकोषीय, बजट, कृषि, मतलब कई क्षेत्रों की कार्य प्रणाली को एक साथ ही दर्शाता है। आकलन करने में आसानी रहती है। यह उत्पादन, वितरण और राष्ट्रीय आय के व्यय संबंधी सांख्यिकी विवरण होता है। मतलब कि इससे मतलब देखा जाता है कि देश में कितना उत्पादन हुआ, कितना वितरण हुआ और राष्ट्रीय आय से कितना व्यय हुआ, उसी का ये एक सांख्यिकी विवरण है। सांख्यिकी मतलब डेटा है ना, न्यूमेरिकल। इससे पता चलता है कि पहले कितना था, अब कितना है ना, तुलना करने में आसानी रहती है।
जैसे आप लोग करते हैं ना कि आज हमारे पास 15,000 है, कल हमने उसमें से 2,000 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया, फिर आप परसों आप देखेंगे कि अरे भाई हमारे पास 13,000 कैसे हो गया, तो फिर आप आकलन करेंगे कि हाँ मैंने 2,000 रुपये वहाँ खर्च किया था। तो ये होता है विवरण रखने का, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, तीनों में अंतर है। राष्ट्रीय आय लेखा और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, तीनों में अंतर है। एक है, पहला है नेशनल इनकम, दूसरा है नेशनल इनकम अकाउंट और तीसरा है नेशनल इनकम अकाउंट्स सिस्टम। ठीक है, एक आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। एक वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों में उसकी कुल आय तथा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य द्वारा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को मापा जाता है। वही चीज़ है, कुल आय और वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य के द्वारा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को मापा जाता है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सर विलियम पेटी और फ्रांस के बोयल गिलबर्ट ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को अस्तित्व में लाया था। सर विलियम पेटी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अरिथमेटिक में लिखा कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों की ओर से उत्पादित मूल्य का कुल योग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का और विकास किया। इसके बदले उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और इन्हीं को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी माना गया। जबकि भारत में हम VKR वी राव को मानते हैं, क्योंकि वर्ष 1931-32 में VKR वी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की थी तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है नेशनल उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के लोगों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, देखिए, नेशनल उत्पाद और नेशनल आय यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में अंतर है। दोनों को वैसे ही मापा जाता है, एक निश्चित समय अवधि यानी कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का। लेकिन यहाँ पर अंतर यह है कि राष्ट्रीय उत्पाद मात्रात्मक अवधारणा होता है, जबकि राष्ट्रीय आय गुणात्मक अवधारणा है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद स्टॉक से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय आय प्रवाह से संबंधित है। आइए समझते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है। देखिए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जो आपका गुणात्मक होता है ना, गुणात्मक वह डेटा होता है जिसमें वस्तुओं का वर्गीकरण विशेषताओं और गुणों के आधार पर आधारित होता है। लेकिन जो मात्रात्मक होता है वह एक प्रकार का डेटा है जिसमें संख्यात्मक रूप से मापा जाता है या व्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है। तो गुणात्मक में हम क्या देखते हैं, विशेषताओं और गुणों के आधार पर होता है, और मात्रात्मक क्या होता है, क्वांटिटी पर आधारित होती है, संख्या पर आधारित होती है। ठीक है, अब इसमें ये है स्टॉक। ये दो शब्द हैं, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि संपत्ति हो गया, श्रम बल हो गया, कैपिटल हो गया, मतलब पूंजी, बैंक डिपॉजिट हो गया, ये सब स्टॉक से संबंधित है। कहने का मतलब कि ये आपका क्या है, ये स्टॉक है। और दूसरा है आपका प्रवाह। प्रवाह का मतलब जैसे आय हो गई, इनकम, मुद्रा का व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, पूंजी निर्माण हो गया। स्टॉक में क्या है कि आपका वो बहुत जल्दी, इसमें समय काल नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो प्रवाह होता है इसमें समय काल होता है, जैसे कि उसको हम प्रति घंटा काउंट कर सकते हैं,
प्रति माह देख सकते हैं और प्रति वर्ष के हिसाब से देख सकते हैं। ये स्टॉक होता है, ये प्रवाह को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा। आपके पास पूंजी जितना अधिक होगी, आप उतना ही ज़्यादा सामान खरीदेंगे, उतनी जल्दी बेचेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, है ना। तो ये होता है। और दूसरा होता है प्रवाह। प्रवाह भी स्टॉक को प्रभावित करता है, यानी आय का प्रवाह जितना अधिक होता है, लोगों के पास धन का स्टॉक भी उतना ही अधिक होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप कमाने लगे तो आप उसको क्या करेंगे, स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक कैसे करेंगे, आप या तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे या संपत्ति खरीद लेंगे, है ना, या फिर श्रम बल, मतलब कि आप कहीं उसमें लगा देंगे अन्य कार्यों में कि हाँ भाई लोग काम करो, एक कंपनी खोल दिया, ज़्यादा आपके पास पैसा आ गया तो आपने कंपनी खोल दिया, 5-6 लोगों को खड़ा कर दिया, वो काम करने लगे, आप उन्हें सैलरी देने लगे, ठीक है। लेकिन प्रवाह में ऐसा नहीं है। प्रवाह में आपका आय है, मतलब कि आय आनी चाहिए। प्रवाह में ये है, मुद्रा का व्यय जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है स्टॉक और प्रवाह। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे स्टॉक और प्रवाह। और राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय जो आय है वो मात्रात्मक है, राष्ट्रीय आय जो है वो गुणात्मक है,